नमस्कार मित्रों, आज हम आपके लिए लाए हैं शुक्राचार्य, जो कि राजनीतिक शास्त्र के बहुत ही बड़े प्रेरक स्रोत हैं। उन्होंने कई रचनाएं की हैं, उनके बारे में आज जानेंगे। शुक्राचार्य भारतीय राजनीति में महर्षि शुक्राचार्य शुक्र नीति की प्रेरणा के रूप में विख्यात हुए। शुक्राचार्य कौन थे, यह विवाद का विषय था वैज्ञानिकों के बीच, शास्त्रों के बीच। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवताओं और असुरों में निरंतर संग्राम चलता रहता था। देवताओं के गुरु बृहस्पति थे और असुरों के गुरु शुक्राचार्य थे। शुक्राचार्य की विलक्षण प्रतिभा एवं अनोखी सूझबूझ के कारण ही असुरों की शक्ति तथा सिद्धियां देवताओं से कम नहीं थी। एक कथा के अनुसार देवताओं ने समुद्र मंथन से निकलने वाले अमृत पर एकाधिकार करके अमृत प्राप्त कर लिया, अतः देवासुर संग्राम में केवल असुरों की मृत्यु होती थी, देवताओं की मृत्यु हो ही नहीं सकती थी। इसके प्रतिहार के लिए शुक्राचार्य ने संजीवनी का आविष्कार किया, जिससे मृतक को पुनर्जीवित किया जा सकता था। इस तरह असुरों को अमृत तो प्राप्त नहीं हो सका, परंतु उन्होंने संजीवनी के सहारे मृत्यु पर विजय प्राप्त करने की नियुक्ति निकाल ली थी। शुक्राचार्य जिस रूप में हमें उपलब्ध है, उसे किसी पौराणिक चरित्र की कृति तो नहीं माना जा सकता। इसका रचयिता कोई मनुष्य ही रहा होगा, जिसने संभवतः राजनीति शास्त्र के क्षेत्र में शुक्राचार्य के नाम से जुड़ी हुई विद्या को मनुष्य तक पहुंचाने का प्रयत्न किया। यह भी संभव है कि इसे मूलतः किसी एक व्यक्ति ने लिखा हो, लेकिन बाद में अनेक विद्वानों ने उसमें अपनी ओर से कुछ न कुछ शब्द जोड़ दिए। शुक्र नीति के वर्तमान स्वरूप के रचनाकार के बारे में विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान इसे 8वीं शताब्दी ईस्वी की रचना मानते हैं तथा कुछ इसे 11वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक के दौर की देन समझते हैं। कुल मिलाकर इसे भारतीय इतिहास के मध्य युग की महत्वपूर्ण कृति मानने पर कोई आपत्ति नहीं की जाती, परंतु इसमें जो विचार व्यक्त किए गए हैं वे प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन की परंपरा के साथ जुड़े हुए हैं। राजनीति शास्त्र का महत्व शुक्राचार्य के शब्दों में जानिएगा। शुक्राचार्य ने राजनीति शास्त्र को नीति शास्त्र एवं दंड नीति की संज्ञा दी है। दंड नीति के अंतर्गत राजाओं के लिए ऐसे अनुशासन और शिक्षा की व्यवस्था की जाती है जो श्रुतियों एवं स्मृतियों में भी नहीं मिलती। इसमें भूमि एवं उससे जुड़ी हुई संपत्ति उपार्जित करने के नियम निर्दिष्ट किए जाते हैं। सामाजिक जीवन में यथार्थवादी दृष्टिकोण के समर्थन के नाते उन्होंने दंड नीति के महत्व पर विशेष बल दिया है। वैसे उन्होंने तर्कशास्त्र, त्रयी, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन तीनों वेदों का ज्ञान, वार्ता यानी वाणिज्य शास्त्र और दंड नीति, इन चारों विधानों के महत्व को स्वीकार किया है। परंतु साथ ही यह बताया गया है कि पहली 3 विधाओं का अभाव होने पर संसार के अस्तित्व को खतरा नहीं होगा, परंतु दंड नीति का ज्ञान लुप्त हो जाने पर संसार छिन्न छिन्न हो जाएगा। इसलिए शुक्राचार्य की दृष्टि में दंड नीति का स्थान अन्य सब शास्त्रों से ऊंचा है। यह विचार प्राचीन यूनानी दार्शनिक अरस्तु की इस मान्यता से मिलता जुलता है कि राजनीति शास्त्र सब शास्त्रों का सिरमौर है। अरस्तु ने इसे सर्वोच्च विज्ञान या परम विद्या की संज्ञा दी है। शुक्राचार्य के अनुसार राजा का मुख्य कार्य अपनी प्रजा का संरक्षण करना और दुष्टों को दंड देना है। दंड नीति का सम्यक ज्ञान न होने पर वह इस कार्य को संपन्न करने में असमर्थ हो जाएगा। जो राजा दंड नीति की अवहेलना करता है, उसका राज्य ऐसे डूब जाता है जैसे समुद्र के जहाज में छिद्र हो गया हो। ऐसे राजा की सेना बिखर जाती है एवं राजपुरुष दिग्भ्रांत हो जाते हैं। दंड नीति का उल्लंघन करने वाले राजा की सेवा करना तलवार की तीखी धार को जीवा से स्पष्ट करने के समान होती है।
शुक्राचार्य का मत है कि धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों में से पहले तीन की सिद्धि दंड नीति के प्रयोग पर निर्भर है। यह शत्रु पर विजय प्राप्त करने और अपने लोगों का स्नेह एवं सौहार्द प्राप्त करने के उपाय बताती है। यह सब की कामना पूर्ण करने और सबका हित साधन करने का रास्ता दिखाती है। इसके ज्ञान एवं प्रयोग से राजा को कीर्ति मिलती है। थैंक यू गाइस।